हाय गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, एरोबिक्स। एरोबिक ट्रेनिंग वगैरह होती है, लोग करते हैं। तो एरोबिक होता क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक। हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है, इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं दोनों दोनों में। मेनली जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटेंसिटी का, जिसके कारण बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। मतलब बॉडी जिन तरीकों से एनर्जी जनरेट करती है खुद के लिए, वो तरीके बदल जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं डिटेल में कि एरोबिक और एनारोबिक होता क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम एरोबिक पे। एरोबिक का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने के लिए ऑक्सीजन बॉडी को भरपूर है, बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसी एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज जो होती हैं यूजुअली 3 मिनट या उससे ज़्यादा कई घंटों तक भी चल सकती हैं। 3 मिनट से ज़्यादा चले ऐसी एक्टिविटीज जो होती है वो एरोबिक एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जॉगिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो एरोबिक एक्टिविटीज में आती है। अब एरोबिक एक्टिविटीज में मेनली दो तरह के इंटेंसिटी लेवल होते हैं। पहला लो इंटेंसिटी, दूसरा मॉडरेट इंटेंसिटी। दोस्तों, अगर आप इंटेंसिटी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है, कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे घटाई जाती है, बढ़ाने के फायदे क्या होते हैं, घटाने के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है अपने पुराने वीडियोस में, इंटेंसिटी पार्ट 1 और इंटेंसिटी पार्ट 2 पे। इनका लिंक मैंने अपने आई बटन पे दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो प्लीज उनको जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट की कि इंटेंसिटी आखिर होता क्या है। अब लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो 3 मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकती है। सपोज मैराथन रनिंग हो गई, साइकिलिंग इवेंट्स हो गए, ट्रायथलॉन, बायथलॉन, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं कई घंटों तक चलते हैं। अब क्योंकि इसमें स्पीड जो होती है एक्टिविटीज की वो स्लो होती है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत लंबा होता है, कई घंटों तक चलते हैं, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम स्पीड पे होती है। बहुत तेजी से एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत देर तक जरूर चाहिए। तो ऐसा जो एनर्जी सिस्टम होता है, उस एनर्जी सिस्टम में बॉडी यूज करती है फैट एज अ फ्यूल। फैट जो होता है मेन सोर्स होता है फ्यूल का। अब क्योंकि फैट जो है वो बहुत ही स्लो मेटाबोलाइज होता है, मतलब बहुत ही स्लो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये काम जो है फैट बहुत अच्छे से कर सकता है, इसीलिए फैट यूज करती है बॉडी एरोबिक के लो इंटेंसिटी मोड में। अब दूसरा जो इंटेंसिटी लेवल होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी। ये एक्टिविटीज ऐसी होती है जो 3 मिनट से तो ज्यादा चलती हैं, लेकिन कई घंटों तक कैरी ऑन नहीं करती, बल्कि 15, 20, 25 मिनट के बाद इनको फिनिश करना पड़ जाता है। अब क्योंकि इनका पेस ज़्यादा रहता है, इनकी स्पीड ज़्यादा रहती है, ऐसे में एनर्जी जो चाहिए थोड़ी सी तेज़ी से चाहिए लो इंटेंसिटी के मुकाबले। तो ऐसे में बॉडी प्रिफर करती है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज ज़रा तेज़ी से बर्न होता है, तेज़ी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जिस प्रोसेस से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है थोड़ा सा फास्ट एनर्जी जनरेट करता है। मॉडरेट इंटेंसिटी के एग्जांपल हो गए 800 मीटर रनिंग, 1600 मीटर रनिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इस तरीके के एक्टिविटीज जो रहती है 3 मिनट से तो ज़्यादा चलती है, लेकिन 15, 20, 25 मिनट के अंदर फिनिश हो जाती है। तो दोस्तों, अब आते हैं एनारोबिक पे। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको करने के लिए ऑक्सीजन भरपूर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब होता है एनारोबिक। अब ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो 3 मिनट के अंदर फिनिश होती हैं, क्योंकि इनका इनका पेस जो है, इनकी स्पीड जो है काफ़ी हाई होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, इसलिए आपको 3 मिनट से कम समय में ख़त्म करना पड़ जाएगी। अब एनारोबिक ट्रेनिंग के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंटिंग हो गई, 100-200 मीटर रनिंग, स्विमिंग कुछ तरीके की, सपोज ओलंपिक स्विमिंग जिसमें कंटिन्यू बैक टू बैक स्विमिंग करना होता है और जल्दी फिनिश होती है एक्टिविटी। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, सर्किट ट्रेनिंग हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज जो है एनारोबिक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाई है और पेस फास्ट है। अब क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है इसका पेस फास्ट होता है, स्पीड फास्ट होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी तेज होती है, जल्दी से जल्दी एनर्जी चाहिए। तो बॉडी का प्रिफर्ड फ्यूल सोर्स ऑब्वियसली ग्लूकोज ही है, क्योंकि ग्लूकोज ही इतनी जल्दी एनर्जी डिलीवर कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि पता कैसे करें कि किस इंटेंसिटी जोन में हम वर्कआउट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है हम फास्ट कर रहे हैं लेकिन असल में स्लो कर रहे होते हैं, या उल्टा भी होता है, हमें लगता है हम स्लो कर रहे हैं लेकिन असल में काफ़ी फास्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिम में, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टॉक टेस्ट।
अब इसका मतलब होता है कि सपोज अगर आप बात कर पा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप इजीली बात कर पा रहे हैं, तो आप लो इंटेंसिटी जोन में ट्रेन कर रहे हैं, यानी एरोबिक ट्रेन कर रहे हैं। सपोज आप किसी एक्टिविटी को करते करते बात अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, 1 या 2 सेंटेंस के बाद आपकी सांसें उखड़ रही है, तो ऐसे ट्रेनिंग को बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग। मतलब आप एरोबिक जोन में तो हैं लेकिन मॉडरेट इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं आप। अब सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप करते करते बात कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 1 या 2 शब्द ही बोल पा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी जो है काफ़ी हाईली इंटेंस है और आप एनारोबिक जोन में एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आप एनारोबिक जोन में ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता लगाने का एक तरीका और होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मसल्स काफ़ी टाइट हो गए हैं, एकदम जाम हो गए हैं, अब मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर मसल्स में बर्निंग हो रही है, तो वो ऐसा होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड भर जाता है मसल्स में। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिल पा रही है बॉडी को, और फिर भी आप बॉडी से काम ले रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी बनने के लिए, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मतलब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कई बार होता है इंजन में अगर प्रॉपरली फ्यूल और एयर का मिक्सचर नहीं जाता तो इंजन में कार्बन वगैरह जमा होता है, प्रॉब्लम होती है। वैसा ही बॉडी में भी होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पा रही, ग्लूकोज जो है बर्न हो रहा है, एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, तो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं मसल्स के अंदर, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। वो ये फीलिंग देता है मसल्स के जाम होने की और बर्निंग होने की। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आप एनारोबिक जोन में हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के फ़ायदे और नुकसान पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक के फ़ायदों पे। तो एरोबिक एक्टिविटीज़ का जो फ़ायदा है वो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि ये आपका स्टैमिना बढ़ाता है। मतलब आपके मसल्स, हार्ट और लंग्स की लंबे समय तक काम करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। और दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा, ये कन्वीनियंट होता है, हर कोई कर सकता है इसको। ऐसा पर्सन है जिसको मेडिकल कंडीशन है, सपोज़ ब्लड प्रेशर है, हार्ट कंडीशन है या फिर शुगर है, वो भी इसको कर सकता है। ये हर किसी के लिए कन्वीनियंट होता है। बल्कि डॉक्टर तो रेकमेंड भी करते हैं जिनको ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ होती हैं कि आप वर्कआउट करें, लाइट वर्कआउट करें, इस तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान पे। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती। मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, इनमें इम्प्रूवमेंट बहुत मिनिमल होगा, ना के बराबर होगा। हालाँकि इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि हर कोई एथलीट नहीं होता, एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं चाहता। फिर भी क्योंकि मैंने बताया था, मैं आपको बताऊँगा, इसलिए ये पॉइंट मैं रख रहा हूँ आगे। और ये बहुत ही बेसिक फ़ायदे और नुकसान है, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं जितना हो सके आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एनारोबिक के फ़ायदे और नुकसान पे। तो एनारोबिक मूवमेंट्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस देगा। मतलब आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, इनको इम्प्रूव करेगा। दूसरा फ़ायदा, ये आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ाएगा। मतलब जो लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो आपकी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी रोकता है। सपोज़ कोई एक्टिविटी आप हाई स्पीड पे कर रहे हैं 1 मिनट तक, तो लैक्टिक एसिड अगर जमा हो गया तो 1 मिनट बाद आपको एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी। तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर के आप वही एक्टिविटी 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड तक पुश कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो अपना लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आप बढ़ा सकते हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा, जो कि एक तरीके का एथलेटिक बेनिफिट ही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, एकदम कन्वीनियंट नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कई सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, एडवांस लेवल पीपल के लिए है ये। इसका दूसरा नुकसान, अब जो लोग हैं जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, ये उनके लिए भी नहीं है। अगर सपोज़ कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी साल से वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद उसको मेडिकल कंडीशन हुई है, तो वो इंसान कर सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह पे और ट्रेनर की निगरानी में ही उसको ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि एरोबिक होता क्या है, एनारोबिक होता क्या है, इनके फ़ायदे क्या है, इनका नुकसान क्या है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। तो इस तरह के और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज़ तुषार साइनिंग ऑफ।